IRGK एकेडमी में आपका स्वागत है। अभी तक मैंने 264 प्रश्न करा चुका हूँ। जो BPSC TR3 के लिए तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 और उनका सब्जेक्ट है SST, तो उनके लिए इकोनॉमिक्स का मैं 500 प्रश्न लेके आया हूँ, जिसमें से 264 प्रश्न मैं करा चुका हूँ। तो आगे 265 नंबर में है कि भारत में सबसे पहले मूल्यवर्धित कर वैल्यू एडेड टैक्स लागू करने वाला राज्य कौन सा है। तो ये आपका हरियाणा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये हरियाणा हो जाएगा। इसके बाद 266 है कि भारत सरकार के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट का समावेश कब किया गया था। तो ये आपका 1996-97 में किया गया था। इसके बाद जब आय में वृद्धि होने के साथ उस पर लगने वाले कर की दर में वृद्धि हो तो उसे कौन सी प्रणाली कहते हैं। तो इसको हम प्रगतिशील प्रणाली कहेंगे। इसके बाद भारत में आयकर की शुरुआत किसने की थी। तो जेम्स विल्सन। इन इसके बाद निगम कर किस पर लगाया जाता है। तो ये घरेलू एवं विदेशी कंपनियों पर लगाया जाता है। इसके बाद आता है अगला प्रश्न है अब कि अगला प्रश्न है 270। ये बोल रहा है कि आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है। तो ये सीमा कर बोलते हैं, ये कस्टम ड्यूटी। इसके बाद आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी। तो एक केलकर समिति। कर छूटों की कौन हो जाएगा? केलकर समिति। इसके बाद 272 प्रश्न संख्या 272 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है। उपकर होगा। क्या हो जाएगा? उपकर। इसके बाद किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर उधार पर लगाए गए अन्य कर क्या कहलाता है। उपकर। क्या कहलाता है? उपकर। इसके बाद सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद कर तथा सीमा शुल्क किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ये आते हैं आपके अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि व्यक्तिगत आयकर, निगम कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर तथा प्रतिभूति व्यवहार कर किस प्रकार की कर श्रेणी में आते हैं। तो ये आपका केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष श्रेणी में आते हैं। इसके बाद 277 है कि बिक्री कर, व्यापार कर, स्टाम्प शुल्क, व्यवसाय कर, राज्य उत्पाद कर, वाहनों पर कर, शिक्षा उपकार कर, सट्टेबाजी पर कर तथा डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर किस प्रकार की किस श्रेणी में आते हैं। तो ये राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर हैं। ये क्या है? राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर हैं। और 278 है कि व्यक्तिगत रूप से तथा समाज के लिए हानिकारक वस्तुएं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है। तो ये सिन टैक्स कहलाता है। ये याद करिएगा, ये VVI क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आपका अगला है कि स्टाम्प शुल्क का आरोपण किसके द्वारा आरोपित किया जाता है। तो ये केंद्र सरकार करता है। कौन करता है? केंद्र सरकार। इसके बाद स्टाम्प शुल्क का संग्रह एवं विनियोजन कौन करता है। तो ये आपका राज्य सरकार करता है। कौन करता है? राज्य सरकार। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि पहली बार सेवा कर किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा 94-95। एक दिया है 94-95। कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर क्या कहलाता है। तो ये अधिभार कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको? अधिभार। इसके बाद भारत में GST को अपनाने वाला पहला राज्य आसाम हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 284। कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु किस समिति का गठन किया गया था। चलैया समिति 1991। क्या हो जाएगा? चलैया समिति 1991। इसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा राजस्व किससे प्राप्त होता है। उत्पाद शुल्क से होता है। इसके बाद वाचु समिति। वाचु समिति का संबंध किस कार्य क्षेत्र से। तो ये वो है आपका प्रत्यक्ष कर से। इसके बाद LK झा समिति का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है। ये अप्रत्यक्ष कर से है। इसके बाद आपका पार्थ सारथी सिम समिति का संबंध किस से है। तो ये कर नीति से है। कर नीति से है, ठीक। YV रेड्डी समिति का संबंध किससे है। ये आयकर छूट की समीक्षा। ये जो है YV रेड्डी समिति जो है ये आयकर छूट की समीक्षा। इसके बाद केलकर समिति।
केलकर समिति का संबंध किस कार्य क्षेत्र से? प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर। इसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला, थोक मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये थोक मूल्य जो जारी करता है ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। कौन करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसके बाद आता है 293, विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? ये विवादित कर राशि के भुगतान से है, विवादित कर राशि के भुगतान से है। वैट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 294, तो वेलहेम वन सीमेंस 1918। इसके बाद राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू हुआ था? बिक्री कर, क्या बोलते हैं, बिक्री कर के स्थान पर लगाया गया था वैट कर। काले धन को सफ़ेद यानी वैध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यही मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? मनी लॉन्ड्रिंग। 1997, सॉरी 200, प्रश्न संख्या 297, 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से कौन सा नया कर लगाया गया? तो ये एंजल टैक्स, क्या बोलते हैं इसको? एंजल। अगला प्रश्न है नेक्स्ट 298, कौन सा नियम या कानून कर चोरी करने वाले की पहचान करता है? तो ये गार है, क्या बोलते हैं? गार, जनरल एंटी एविडेंस रूल। इसके बाद आपको नेक्स्ट है, आपका प्रश्न है 299, नेक्स्ट 299, बाजार की सकारात्मक गतिविधियों से उत्पन्न नकारात्मक प्रभाव पर आरोपित कर को क्या कहा जाता है? तो ये पाइथागोरस टैक्स कहलाता है, पाइथागोरस टैक्स। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड एंड सर्विस टैक्स की व्यवस्था कब से लागू की गई थी? तो ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है? तो ये कनाडा, ये वीवीआई है, आपको इसको याद कर लीजिए। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या है 302, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था? तो ये 101वां संशोधन था। कौन सा है? 101वां। महिला जो आरक्षण बिल पास किया गया है वो कौन सा संशोधन है? 128वां। इसके बाद 303, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री। कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री। 304 वीवीआई क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने जीएसटी लागू किया? तो ये फ्रांस हो जाएगा 1954। इसके बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न, जीएसटी परिषद की जीएसटी परिषद में सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या 33। फिर भारत में जीएसटी को पारित करने वाला पहला राज्य था आसाम। लागू और पारित, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर समिति। कौन है? विजय केलकर समिति। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता। कौन थे? असीम दास गुप्ता। इसके बाद 309, प्रश्न संख्या 309, जीएसटी पंजीकरण के कुल कितने अंक हैं? यानी 15 अंक। भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था? ये 2000 में लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न हो गया 311, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई। जीएसटी की चोरी करने वाले में कितने साल की सज़ा होती है? तो ये 5 साल। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था? तो 279A यानी 279A। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 314, जीएसटी कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। अगला है जीएसटी नेटवर्क के साथ जुड़ी भारत की
दो बड़ी कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस और विप्रो। कौन कौन है? इन्फोसिस है और विप्रो है। इसके बाद आपका है 316, प्रश्न संख्या 316। ये कह रहा है कि बजट किस प्रकार का लेखपत्र है? ये सरकार की राजकोषीय नीति का है। इसके बाद 317, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत करने का श्रेय किस वसाराय को जाता है? लॉर्ड कैनिंग। वसाराय के बारे में पूछ रहा है, इसलिए लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। भारत में प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो ये 1860 में। कब किया गया? 18 फरवरी 1860 को। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका नेक्स्ट 1860 के बाद 319, भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करता है? तो ये आपका हो जाएगा 112, अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री यही निर्मला सीतारमण जी हैं। केंद्रीय वित्तीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है? ये वित्त मंत्री के द्वारा। अगला है 322, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय प्रणाली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उल्लेख है, जिसे सामान्य बजट कहा जाता है, लेकिन संविधान बजट शब्द का उल्लेख नहीं है? ये अनुच्छेद 112। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नेक्स्ट है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? ये जेम्स विल्सन को माना जाता है, वही जो 1860 में। अगला है कि जेम्स विल्सन ने 1860 को ब्रिटिश भारत का प्रथम बजट पेश किया था, इसीलिए जेम्स विल्सन को भारत में बजट प्रणाली का जनक कहा जाता है। उस समय जेम्स विल्सन ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री थे। क्या थे? वित्त मंत्री। तो भारतीय बजट प्रणाली का जनक कौन है? जेम्स विल्सन। ये कब पेश किए थे? 1860 को, 18 फरवरी 1860। फिर अगला 324, गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया? तो ये आपका हो जाएगा जॉन मथाई। यहाँ आदमी फंसता है। यहाँ देखिए, गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया? जॉन मथाई। इसके बाद भारत का प्रथम बजट पेश कौन किया? 1860 में जेम्स विल्सन। एक और प्रश्न बनेगा कि स्वतंत्र भारत का, अगला देख लीजिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट 26 नवंबर 1949 को आर के सष्टमुख सेठी ने पेश किया। यानी स्वतंत्र भारत का सटमुख सेठी हो जाएगा, आर के सटमुख सेठी। फिर गणतंत्र भारत का आपका जॉन मथाई हो जाएगा, इसमें आदमी फंस जाता है। तो स्वतंत्र भारत सटमुख सेठी, गणतंत्र भारत जॉन मथाई, और भारत का प्रथम बजट 1860 जेम्स विल्सन। तो इसके बाद गणतंत्र भारत का प्रथम बजट वही फिर आया 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया। कौन किया? जॉन मथाई। तो ये जॉन मथाई जो हो जाएगा ये गणतंत्र भारत का, यानी जब संविधान लागू हो गया उसके बाद प्रथम, और स्वतंत्र भारत का प्रथम आर के सटमुख सेठी। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न क्या है? 325, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ये चमड़े का थैला होता है। 326, भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, राजीव गांधी। शून्य आधारित बजट का जनक किसे माना जाता है? तो पीटर ए पायर। पीटर ए पायर। राजकोषीय घाटे की अवधारणा किस समिति ने प्रस्तुत की थी? तो ये सुखमय चक्रवर्ती, ये 1885। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की? तो ये आपका विवेक देवराय समिति। क्या हो जाएगा? विवेक देवराय समिति, ये अनुशंसा किए थे बस। भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो ये आपका मोरारजी देसाई 10 बार पेश कर चुके हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका नेक्स्ट, निष्पादन बजट
की अवधारणा की दशा की देश से ली गई है, या सॉरी, निष्पादन बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है, यहाँ गलत लिखा हुआ है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? वित्त मंत्री। सरकार की आय, व्यय, ऋण तथा करारोपण से संबंधित क्रियाएं क्या कहलाती है? ये राजकोषीय नीति कहलाती है। क्या कहलाती है? राजकोषीय नीति। अगला 334, भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है? तो ये वित्त मंत्रालय करता है। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति, लॉन्ग टर्म जो होता है, उसको कौन की घोषणा किसके द्वारा की गई है? सॉरी, की गई थी। तो ये विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी। इसके बाद ऐसे व्यय जिनके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सृजन नहीं होता है, वे क्या कहलाता है? तो ये आपका राजस्व व्यय कहलाएगा। फिर से एक ये प्रश्न कर देते हैं, 335 यानी 335, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो ये विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी। इसके बाद आता है 37, आते हैं 36 करा चुके हैं। राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त प्रतिफल को किस घाटे की संज्ञा दी जाती है? तो ये होता है प्राथमिक घाटा। क्या बोलते हैं? प्राथमिक घाटा। इसके बाद किस वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व किसी वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व व्यय से कम हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो ये होता है आपका राजस्व घाटा। क्या होता है? ये आपका हो जाएगा राजस्व घाटा। इसके बाद राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? तो ये होता है आपका प्रभावी राजस्व घाटा। इसके बाद प्रश्न संख्या 340, प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ये लोक लेखा समिति के द्वारा। किसके द्वारा? लोक लेखा समिति द्वारा। अभी तक मैं 340 प्रश्न करा चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं 341 से स्टार्ट करूँगा। आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।